मणिपुर आज जल रहा है। पिछले 2 महीनों से मणिपुर में वायलेंस हो रहा है। जो वायलेंस 3 मई को शुरू हुआ था वो अब तक खत्म नहीं हुआ है। खत्म होने का नाम तो दूर, वायलेंस और भी ज्यादा बढ़ गया है। जब राहुल गांधी मणिपुर पहुंचे तो उन पर ग्रेनेड अटैक प्लान किया गया, जो एग्जीक्यूट तो नहीं हुआ, लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा थी। एक मिनिस्टर का घर मॉब्स ने जला दिया। शहरों के बीच ऐसे ट्रेंचेस बनाकर सिविल वॉर जैसा सिचुएशन बना हुआ है। लोग मणिपुर छोड़ रहे हैं, लेकिन अब तक मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश क्यों नहीं किया गया और क्यों मणिपुर भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है? हेलो गाइस, मैं हूं सत्यम सिंह और मणिपुर के वायलेंस को समझने के लिए हमें मणिपुर के इतिहास को समझना होगा। 3 मई से आज तक हर दिन मणिपुर से नए वायलेंस का न्यूज आ रहा है। 4 जून को इम्फाल के एक एम्बुलेंस को जला दिया गया, जिसमें माँ और उसके 7 साल के बेटे दोनों मारे गए। 29 जून को कुकी और नीति दोनों ग्रुप के घरों में आग लगाया गया। और अब सिचुएशन और टेंस इसलिए हो गई है क्योंकि चुरानपुर डिस्ट्रिक्ट के डेविल थिक नाम के एक व्यक्ति को ब्रूटली बिहेव किया गया। साथ ही साथ 3 नीति लोग भी मारे गए। और अगर हम एक इंसिडेंस को कवर करें तो शायद ये पूरा वीडियो 1 घंटे के ऊपर का हो जाएगा। बट ये समझना जरूरी है कि कोई भी वायलेंस अचानक से नहीं होता। इस केस में वायलेंस के रीजन को समझने के लिए हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो देखो, आज मणिपुर में पॉपुलेशन एक मिक्स पॉपुलेशन है, जहां 3 मेजर कम्युनिटी के बारे में समझना इंपॉर्टेंट है। मैती कम्युनिटी, नागा कम्युनिटी और कुकी कम्युनिटी। इन तीनों कम्युनिटी के बीच आज क्लेशेस हो रहा है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनकी कहानी की शुरुआत दोस्ती से हुई थी। कैसे, चलिए समझते हैं। सो बात है 1762 की, जब ब्रिटिश भारत में अपना कंट्रोल जमा रहे थे। तब मैती कम्युनिटी के लोग मणिपुर में राज कर रहे थे और उन्हें दोनों साइड से खतरा था। नागा ट्राइब्स के लोग बॉर्डर एरिया से उन पर अटैक करते थे और म्यांमार यानी बर्मा से भी उन पर हमला हुआ करता था। इनसे प्रोटेक्शन के लिए मणिपुर के राजा जयसिंह ने ब्रिटिश के साथ एक डील की कि उनसे प्रोटेक्शन के लिए हेल्प मांगी। अब आप ही सोचो, क्या ब्रिटिश खुद सूट बूट पहनकर मैती लोगों के मदद करने वाले थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक नई आइडिया अपनाई। उन्होंने एक नई ट्राइब्स के लोगों को इंट्रोड्यूस किया और उन्हें म्यांमार और मणिपुर के बॉर्डर पे बसाया। ये थी कुकी ट्राइब्स के लोग। सोचिए कितनी स्ट्रेंज बात है कि आज जिन कम्युनिटी के बीच क्लैशेस हो रही है वो एक जमाने में एक दूसरे के मदद के लिए एस्टेब्लिश हुए थे। 1826 में फर्स्ट बर्मा वॉर खत्म हुआ और ब्रिटिश जीत गए और उनके हाथ मणिपुर आ गया। ब्रिटिशों ने यहाँ एक प्रोटेक्शन सिस्टम एस्टेब्लिश की, यानी मणिपुर में राजा तो हुए करते थे मगर सारा डिसीजन ब्रिटिश लेते थे। 1891 में ब्रिटिश ने एक 5 साल के बच्चे को राजा बना दिया और उनके थ्रू मणिपुर पे रूल करते थे। लेकिन मणिपुर एक रिमोटिव एरिया है और कितने भी कोशिश कर ले पूरे मणिपुर पर कंट्रोल करना ब्रिटिश के लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो उन्होंने मणिपुर को बांट दिया। कुकी और नागा ट्राइब्स को लोगों को मणिपुर के सेंटर से दूर फॉरेस्ट एरिया में पुश कर दिया और मैती लोगों को सेंटर में रहने दिया। पहले वर्ल्ड वॉर के समय ब्रिटिशों को इंडियन सोल्जर की जरूरत थी और तब ब्रिटिश उन्हीं राजा महाराजा के पास जाने लगे जिन्हें उन्होंने गद्दी पर बैठाया था। यहाँ नागा ट्राइब्स ने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया, लेकिन कुकी ट्राइब्स ने नहीं। एज अ रिजल्ट ब्रिटिश ने इंडियन आर्मी को मणिपुर भेजा और उन्हें कुकी ट्राइब से लड़वाया। इससे कुकी ट्राइब्स फॉरेस्ट और हिली एरिया में और अंदर चली गई। अब ये डिटेल्स इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज मैतेई ट्राइब्स के लोग सेंटर में हैं, अर्बन एरियाज में रहते हैं और इन टोटल मणिपुर के पॉपुलेशन के 53% बताते हैं, लेकिन रहते हैं सिर्फ 10% लैंड में। ऑन द अदर हैंड कुकी ट्राइब्स के लोग 28% है और वो बाकी बचे 90% फॉरेस्ट लैंड में बिखरे हुए हैं। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तब मणिपुर के फ्यूचर क्या होगा इस पर डिबेट शुरू हो गई और वो आज के न्यूज रूम जैसे डिबेट नहीं थी, एक वायलेंट डिबेट थी। नागा ट्राइब्स को अपना एक अलग देश चाहिए था। कुकी ट्राइब्स के लोगों को अपना देश नहीं लेकिन अपना एक स्टेट चाहिए था और मैतेई लोगों को अपने आइडेंटिटी, अपनी लैंग्वेज और अपनी कल्चर के लिए प्रोटेक्शन चाहिए था। और इन तीनों डिमांड को तब भारत सरकार ने इग्नोर कर दिया। मणिपुर एक यूनियन टेरिटरी बना और किसी को भी जो चाहिए था वो नहीं मिला। कंट्रोल सेंटर में दिल्ली गवर्नमेंट के पास चला गया, जो मणिपुर से 2500 किलोमीटर दूर थी। मणिपुर स्टेट 1972 में बना। पॉलिसी बनाते समय नॉर्थ ईस्ट की बाकी स्टेट की तरह मणिपुर का इतिहास और मणिपुर के लोगों का फ्यूचर दोनों ही इग्नोर हुए। अब तक हमने मणिपुर के इतिहास के बारे में जाना, ये समझा कि ये तीनों कम्युनिटी की
शुरुआत कैसी हुई, कुकी कम्युनिटी फॉरेस्ट एरिया में क्यों और कैसे चली गई, और हिस्टोरिकली कैसे इन तीनों कम्युनिटी के अलग अलग डिमांड रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सो हमारे देश में रिलीजियंस के बारे में बात करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, लेकिन मणिपुर का इशू समझने के लिए रिलीजियंस एंगल समझना इम्पोर्टेंट है। सो मैतेई कम्युनिटी के लोग मोस्टली हिंदू है, लेकिन नागा और कुकी ट्राइब्स के लोग क्रिश्चियन हैं। पार्टीशन के दौरान कुछ मुस्लिम पॉपुलेशन भी मणिपुर का हिस्सा बना। डेमोग्राफी का रिलीजियंस यहाँ पर इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि लैंड रिफॉर्म एक्ट के अंदर मैतेई पॉपुलेशन के लोगों को फॉरेस्ट में जाकर लैंड खरीदने की परमिशन नहीं है। ऑन द अदर हैंड फॉरेस्ट में रहने वाले नागा और कुकी ट्राइब्स के लोगों को वैली एरिया यानी इस 10% एरिया में आकर लैंड खरीदने की परमिशन है। गवर्नमेंट जॉब और एजुकेशन में मैतेई ट्राइब्स के लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिलता है, वहीं दूसरी तरफ कुकी एंड नागा ट्राइब्स के लोगों को मिलता है। इसका सीधा कनेक्शन ट्राइब्स के शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड होने की वजह से मैतेई लोग कहते हैं कि सिर्फ हम हिंदू हैं और हमारे पूर्वज यहाँ पे रूल करते थे, इस वजह से हम पर ये इनजस्टिस क्यों। इस रिस्ट्रिक्शन की वजह से हमारे कल्चर, हमारी भाषा धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और फॉरेस्ट एरिया से ड्रग्स और इनलीगल माइग्रेशन का प्रॉब्लम भी बढ़ रहा है। पहले मैं आपको बताया कि कैसे ब्रिटिशों के मिसमैनेजमेंट की वजह से मणिपुर के पॉपुलेशन जियोग्राफी में डिवाइड हुआ। अब ब्रिटिशों ने यहाँ भी नहीं रुका, उन्होंने मणिपुर को कल्चरल भी तोड़ने की कोशिश की। सो 1894 में क्रिश्चियन मिशनरीज मणिपुर के ट्रेवल्स एरिया में आते गए और उन्होंने अपना रिलीजियंस फैलाया। 1901 में सेंसस में उन्होंने मणिपुर में 8% क्रिश्चियन हुआ करते थे और ये नंबर बढ़कर 1991 में 34% तक पहुंच गया। माना जाता है कि ये पॉपुलेशन 2021 तक 45% हो जाएगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आज भी लोगों को अपना रिलीजियंस फैलाने का फ्रीडम देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिलीजियंस की वजह से इन तीनों ट्राइब्स में एक गैप्स बढ़ता जा रहा है। ये चार्ट देखो, जियोग्राफी और रिलीजियन डिवीजन और तनाव इन नंबर से साफ दिखता है। पता चलता है कि कैसे जिन एरिया में हिंदू रहते हैं वहाँ क्रिश्चियन नहीं रहते और जहाँ क्रिश्चियन रहते हैं वहाँ हिंदू नहीं रहते। कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज पावर से रिलेटेड है। एक डेमोक्रेसी में पावर को एडजस्ट किया जाता है ताकि किसी एक ग्रुप के पास हद से ज्यादा पावर न हो। जैसे मैंने आपको बताया जियोग्राफी पावर ट्रेवल्स लोगों के पास है, वैसे ही पॉलिटिकल पावर मैतेई लोगों के पास है। असेंबली के 60 में से 40 सीट में मैतेई मेजोरिटी है। ट्रेवल्स लोग आर्ग्यू करते हैं कि आपको और रिजर्वेशन की क्या जरूरत है। ऑन द अदर हैंड मैतेई कम्युनिटी से कंप्लेन आती है कि फॉरेस्ट एरिया में लैंड इंक्रोचमेंट होता है, यहाँ पर इनलीगल ओपियम यानी कि अफीम उगाया जाता है, जिससे मणिपुर में ड्रग्स प्रॉब्लम बढ़ता है। इन सब पर सरकार का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? 3 महीने हो गए हैं, वायलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मैतेई और कुकी दोनों कम्युनिटी के लोग सरकार को ही ब्लेम करता है। हमारे होम मिनिस्टर मणिपुर को खुद विजिट किए हैं, इससे आप सिचुएशन का इंपोर्टेंस समझ सकते हो। इन पूरे इंसिडेंट्स में एक बात हाईलाइट है, जैसे कि मणिपुर में रेलवे कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कि सारे इंपोर्टेंट सप्लाई बाय रोड आती है। कुछ ट्रेवल्स ने इम्फाल दीमापुर में हाईवे ब्लॉक कर दिया था, तो खाने, दवाइयाँ और फ्यूल और भी सारे चीजें मणिपुर नहीं पहुंच रहा था। ये हाईवे 54 दिनों तक ब्लॉक था और अब 2 दिनों पहले ही ब्लॉकेट खुला है। देखो 1962 में हम चाइना से इसलिए हारे थे क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं थे। तब से अब तक लद्दाख में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर काफी इंप्रूव हुआ है, लेकिन आज म्यांमार में इनस्टेबिलिटी है और मणिपुर म्यांमार से बॉर्डर शेयर करता है। दैट मीन्स हमें मणिपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना स्टार्ट करना होगा, कनेक्टिविटी बढ़ानी होगी। आज वायलेंस अंदर से हो रहा है, लेकिन अगर कल हमें फॉरेन थ्रेट हो तो यही इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मदद पहुंचाने में, लोगों को स्ट्रे रखने में मदद पहुंचाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है वेपन। पिछले 3 महीने में 4000 वेपन स्टेट के आर्मरी से चुराया गया है। अमित शाह जी के अपील के बाद कुछ लोगों ने वेपन रिटर्न किया, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज तक सिर्फ 18% वेपन ही वापस आया है। चुराया गया वेपन में असोल्ट राइफल, ग्रेनेड और मशीन बम्बर भी शामिल है। ऐसे वेपन डिफेंस के लिए नहीं, ऑफेंस के लिए चुराया जाता है, अटैक करने के लिए चुराया जाता है। अलेडजेडली कुकी ट्राइब्स के लोग कहते हैं कि मैतेई ट्राइब्स के लोगों को पुलिस ने जानबूझकर वेपन दिया है। बट पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट किसी भी पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया गया है। सिमिलरली मैतेई ट्राइब्स के लोग कहते हैं कि असम राइफल कुकी ट्राइब्स के लोगों को सपोर्ट करता है। यहाँ इंपोर्टेंट बात यह है कि ट्रेवल्स का अथॉरिटी
साइंटिस्ट पर से विश्वास उठ रहा है एंड डेट इज डेंजर। और मणिपुर में चाइना से म्यांमार के रास्ते वेपन सप्लाई किए जाते हैं, जिसमें AK-47 और M16 राइफल भी शामिल है, जो कुकी मिलिटेंट्स ग्रुप को पहुंचता है। ये सारा वेपन, ये सारा वायलेंस अब सफा के अंडर आने वाला लैंड कम करने के बाद ही हो रहा है। ये मुझे कोई कोइंसिडेंस नहीं लगता। रिपोर्ट बताता है कि कई केसेस में असम राइफल भी ड्रग्स ट्रेड में इन्वॉल्व होते हैं। जो लोग मणिपुर को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पर हैं, अगर वही लोग अंदर से मणिपुर को डिस्ट्रॉय करेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। और आखिरी पॉइंट है वेस्टेड इंटरेस्ट। सो जब लोग इस सिचुएशन की तरफ देखते हैं तो सोचते हैं कि एक कम्युनिटी की गलती है और बाकी सब पर नाइंसाफी हो रही है, लेकिन सच तो ये है कि अलग अलग लोगों का वायलेंस जारी रखने में वेस्टेड इंटरेस्ट है। कुकी ड्रग लॉर्ड्स और कुकी मिलिटेंट्स को बैक करते हैं और एक अलग स्टेट का डिमांड करते हैं। वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ क्लेशेस करते हैं और मैतेई लोगों पर अटैक करते हैं। कई लोग मानते हैं कि ये ड्रग लॉर्ड्स म्यांमार से आए हुए इनलीगल माइग्रेंट्स हैं। और बात रही वायलेंस की, तो कुकी लोग अरमबाई तेंगोल और मैतेई लिम्पोन जैसे ग्रुप को वायलेंस करवाने के लिए ब्लेम करता है। इन सारे बैक एंड फोर्थ अटैक से होगा ये कि सारे कम्युनिटी के लोग इन कंक्लूजन्स पर आ जाएंगे कि एक दूसरे के साथ रहना पॉसिबल नहीं है। और नॉर्थ ईस्ट एक सुंदर जगह है, यहाँ के डाइवर्सिटी ही यहाँ की ब्यूटी है। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डाइवर्स ग्रुप को सॉफ्ट रखें और इनमें जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो बात करके सुलझाए। कि मणिपुर का हाल देखते हैं तो सच में दिल टूट जाता है। 60,000 लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। हॉस्पिटल को, स्कूल को रिफ्यूज कैंप की तरह यूज किया जा रहा है। ये वीडियोस और फोटोज हमारे भारत के हैं, यूक्रेन या अफगानिस्तान वॉर की नहीं, हमारे भारत का है। देखकर बुरा लगता है। तो एक आम इंसान का क्या हाल होगा? यहाँ आप और हम सब को खुद से एक सवाल पूछना जरूरी है। जब हम कहते हैं यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, हम किस यूनिटी की बात करते हैं? क्योंकि इतनी कोशिश के बाद भी 3 महीनों तक हम मणिपुर में शांति नहीं ला पाए हैं। क्यों नॉर्थ ईस्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर आजादी के 75 साल तक डेवलप नहीं कर पाए? अगर अब हम बॉर्डर्स एरिया के प्रॉब्लम को सुलझा न सके तो हम में और ब्रिटिश में क्या फर्क है? ये सवाल भी इम्पोर्टेंट है और इस सवाल पर गवर्नमेंट को एक्शन लेना भी। और मैं बॉर्डर सिक्योर करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, जैसे आपको पता होगा सीमा हैदर और सचिन का केस एक PUBG गेम पर शुरू हुआ एक लव स्टोरी जो शायद पूरा का पूरा फेक हो सकता है। ये एक हनी ट्रैप है। मैं इस वीडियो में सब कुछ कवर किया हूँ, आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि कैसे सीमा हैदर एक जासूस हो सकती है। और गाइस, आपको इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज मिला हो तो एक लाइक जरूर ठोकिए एंड ऑन स्टॉप फैक्ट को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दो ताकि आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप मिस न कर सको। और गाइस, एज ऑलवेज डोंट बिलीव ब्लाइंडली, टेक क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।